प्रिय साथियों, इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। ऊपर उसकी लिंक क्रम से आपको मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 से संबंधित उदाहरण। तो उदाहरण 11 दिया है आपको। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय मतलब इनकम का जो अनुपात दिया है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में रुपये 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी मंथली इनकम पता करना अपने को। तो यहाँ पे जो इनकम का जो अनुपात दिया है, यहाँ पे सेंटेंस में बोला नहीं है, लेकिन ये जो इनकम का अनुपात है ये महीने का ही है, मासिक है जिसको कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्वेश्चन में क्या दी है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। देखो क्या दिया है, आय का अनुपात 9:7। 9:7 का मतलब क्या होता है, 9 अनुपात मतलब होता है बटे 7। अब 9:7 है, अगर हम दोनों में किसी संख्या से गुणा कर दें तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों में अगर समान संख्या से गुणा करते हैं, जैसे अगर मैंने ऊपर 1000 का गुणा कर दिया, नीचे भी 1000 का गुणा कर दिया, तो 1000 से 1000 तो वैसे ही कैंसिल होना है। तो दोनों में हम किसी संख्या का, या ये कहते हैं हम क्या, किसी चर का अगर गुणा कर दें, जैसे x का गुणा कर दें इसमें और इसमें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x से x हो जाएगा कैंसिल, तो 9/7 ही बचेगा। ये अनुपात दिया है, ये अनुपात है 9:7। इसका मतलब ये नहीं कि 9 रुपये और 7 रुपये इनकम है, नहीं, ये अनुपात दिया है। तो हम अगर मान ले कि जो पहला व्यक्ति है उसकी मासिक आय जो है, महीने की जो आय है, मंथली इनकम है, उसको हम 9x मान लेते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी मासिक आय हम 7x मान लेते हैं। दोनों के साथ चर x को हम ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मान लो पहले व्यक्ति, दो व्यक्ति है हमारे पास, दो व्यक्ति है, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय हम मान लेते हैं रुपये 9x। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हम मान लेते हैं रुपये 7x। तो ये मासिक आय के लिए हमने x का उपयोग कर लिया, चर का। अब बात आती है खर्चों की। तो खर्चे का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, ये आपका रफ कार्य है। खर्चे का अनुपात दिया है 4:3। 4:3 मतलब 4/3। अगर दोनों के साथ y का गुणा कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि y से y वैसे ही कैंसिल होना है। तो मासिक आय के लिए हम लोगों ने x का उपयोग कर लिया। अब उनके खर्चों के लिए हम y का उपयोग कर लेते हैं, दूसरा चर y है हमारे पास, उसका उपयोग हम कर लेते हैं। इसी प्रकार पहले व्यक्ति का खर्च कितना, 4 हम लेंगे y, रुपये 4y। दूसरे व्यक्ति का खर्च, दूसरे व्यक्ति का ऐसा लिख देते हैं मासिक खर्च, ये महीने का खर्च है, मासिक खर्च। क्योंकि यहाँ माह की बात हो रही है, मंथली की बात हो रही है, तो मासिक खर्च लेंगे, बराबर कितना, 3y। तो इस तरह से हमने मासिक आय को x चर के द्वारा निरूपित करके मान लिया और मासिक खर्च को हमने y चर के द्वारा निरूपित करके मान लिया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। जैसा प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार क्या बोलते हैं प्रश्न में, कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है। बचा लेता है का मतलब जितनी उसकी इनकम है, जितनी उसकी इनकम है उसमें से खर्चे को अगर माइनस कर दे तो हमको कितने रुपए बचता है, 2000 रुपये बचता है। पहला व्यक्ति जो खर्च करता है उसकी जो इनकम है
और जो खर्च करता है, अगर इनकम में से हम खर्चे को घटाएंगे तभी बचत होगी। तो वो बचत कितनी होगी? पहला व्यक्ति भी 2000 रुपये बचाता है और जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति भी 2000 रुपये बचाता है। तो हम पहले व्यक्ति के लिए सबसे पहले हल करते हैं प्रश्नानुसार। पहले व्यक्ति, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बोला है ना, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब दोनों की बात हो रही है यहाँ। प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, तो पहला व्यक्ति भी बचाएगा, दूसरा व्यक्ति भी बचाएगा। तो पहले व्यक्ति की महीने की बचत, महीने की बचत कितनी है? बराबर रुपए 2000। तो पहले व्यक्ति की महीने की बचत कैसे आएगी? जो उसकी इनकम है पहले व्यक्ति की, उसमें से जो महीने का खर्च है वो घटाएंगे, तब जाके उसकी बचत होगी 2000। ध्यान से समझना है। पहला व्यक्ति जो है उसकी जो मासिक आय है उसमें से मासिक खर्च को घटाएंगे। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है और पहले व्यक्ति का मासिक खर्च 4y है। तो जब हम मासिक आय में से मासिक खर्च को घटाएंगे तब जाके वो 2000 रुपये बचाता है। अब यहाँ रुपए यहाँ पे था, यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, तो रुपए 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 है और ये भी रुपए, तो रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आ गया, समीकरण नंबर आपका 1 आ गया। इसी प्रकार दूसरा आप खुद बना सकते हैं। क्या आएगा? दूसरे व्यक्ति की महीने की बचत दूसरा व्यक्ति भी कितना बचाता है महीने में? रुपए 2000। तो जो दूसरा व्यक्ति, उसकी मासिक आय कितनी है? 7x। तो ये उसकी इनकम, और खर्च कितना करता है? 3y। तो इनकम में से खर्च को घटाएंगे तब जाके वो कितना बचाता है? 2000। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। तो दोनों समीकरण हमारे पास आ गए। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि आप विलोपन विधि से हल करो। हम विलोपन विधि इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रश्नावली विलोपन विधि से संबंधित है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। तो यहाँ पे हल करते हैं। तो हमारा स्टेप फर्स्ट होता है, क्या करते हैं हम? चर x या चर y के गुणांकों को बराबर करते हैं। तो हम यहाँ पर y के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अगर समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर दें इसका, और समीकरण 2 में अगर हम 4 का गुणा कर दें, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। लेकिन इस 3 का और इस 4 का गुणा पूरे समीकरण में करना है। कैसे लिखेंगे हम? समीकरण 1 में कितने का गुणा? 3 का, और समीकरण 2 में कितने का गुणा? 4 का, और दोनों के चिन्ह समान है। हम चर y के गुणांकों को बराबर कर रहे हैं, दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्ह है तो घटाते हैं। 3 का गुणा करेंगे पूरे समीकरण में तो 3 नम 27x माइनस 3 चौक 12y बराबर 3 दूनी 6, 6000 आ गया। यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, 4 7 28 x माइनस 4 3 12 y बराबर 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा। घटा रहे तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा और ये प्लस का माइनस होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। 12y से 12y कैंसिल होंगे। अब देखो ये अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह है तो घटाते हैं। 28 में से 27 गया तो 1 बचेगा, लिख सकते हैं हम 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस, तो 1x आ गया, माइनस 1x। 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। अब इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, तो क्या होगा? घटाएंगे। 8000 में से 6000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2000, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे माइनस। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे। 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। x बराबर कितना आएगा? 2000। ये x का मान आ गया। अब ये जो x का मान आया है वो किसी भी समीकरण में हम रखकर y का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारी आएगी स्टेप सेकेंड। x का मान समीकरण हम रख देते हैं 2 में। 2 में रखने पर
तो क्या है समीकरण 2, 7x, तो हम लिखेंगे 7 गुणा x का मान रख देंगे 2000 माइनस 3y बराबर 2000। हल करेंगे इसको, 7 दूनी 14, 3 0 लगा देंगे, माइनस 3y बराबर 2000। हम 2000 को इधर लेकर आते हैं, 3y को इधर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पहले से 14000, ये 2000 इधर आएगा तो माइनस 2000 बराबर ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 14000 में से 2000 घटाएंगे तो 12000 होगा बराबर 3y, या हम इसको लिख सकते हैं 3y बराबर 12000। आगे इसको अगर हम हल करते हैं तो y बराबर आएगा 12000 बटे 3, 3 गुणा में है, बटे में चला गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये ऊपर के 3 से, तो इस तरह से y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 4000। अब प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में ये पूछा था तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना है। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x थी, तो इसको आगे हल करते हैं। हम लिखेंगे अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय कितना माना था हमने, रुपए 9x, तो x का मान कितना आया था, x का मान आया है 2000 और y का मान है 4000, तो हम ऊपर लिख के रख देते, बार बार देखना ना पड़े। x का मान आया है 2000 और y का मान आया है 4000, तो यहाँ रखते हैं, ये 9 गुणा x का मान है 2000, इसको हल करते हैं, चाहो तो आप रुपये लिख सकते हो, रुपये 9 दूनी 18 और ये ऊपर के 3 0, मतलब पहले व्यक्ति की मासिक आय 18000 रुपये है। इसी प्रकार हम निकालते हैं दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर, हमने माना था 9y, इसको हल करते हैं, रुपए 9 गुणा y का मान कितना आया था 4000, इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा रुपए 9 चौक 36, ये 3 0 इसके ऊपर लगा देंगे। तो दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय है वो है 36000। तो क्वेश्चन में पूछा था कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो पहले व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 18000 रुपये है और दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय है वो है 36000 रुपये। तो ये आपका आंसर तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन में कहा था हम अपने हिसाब से जांच करके देखते हैं, ये आपको पेपर में नहीं करना है, ये आपके लिए। प्रश्न में क्या कहा था कि दोनों व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। तो दोनों व्यक्तियों के आय का अनुपात देखो 9:7 है, तो बड़ी पहले तो हमने यहाँ एक गलती कर दी है, यहाँ पे हमने कितना लिखना चाहिए था, यहाँ 7x आना चाहिए था और हमने 7y लिख दिया, तो ये तो 7x आना चाहिए था ना, यहाँ बहुत बड़ी हमने गलती कर दी, इसको सुधारते हैं 7x, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, 7 गुणा x का मान हम रखते हैं 2000, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14000 रुपये, है ना, ऐसा। ये थोड़ी गलती हो गई थी, आप इसको सुधार लेंगे। तो अब देखो जांच करना है, तो दोनों व्यक्तियों की जो आय का अनुपात प्रश्न में बोला है वो बोला है 9:7, आय का अनुपात 9:7 है, तो हम आय का अनुपात निकाल लेते हैं, आय का अनुपात। तो पहले व्यक्ति की आय और दूसरे व्यक्ति की आय, इसका अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है बटे, हम लिखेंगे 18000 बटे 14000, 3 0 से 3 0 कैंसिल होंगे, 2 का भाग देंगे, 2 9 18, 2 7 14, तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा 9/7, 9/7 का मतलब होगा 9:7। तो देखो दोनों व्यक्तियों के आय का अनुपात कितना आ गया, 9:7। अब खर्चों का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले तो अपने को ये निकालना पड़ेगा पहले व्यक्ति
का खर्च, मासिक खर्च। तो पहले व्यक्ति का मासिक खर्च, हमने मासिक खर्च कितना माना था? हमने माना था 4y। ध्यान से देखना है, 4y। तो यह 4y, y का मान रखेंगे, 4 गुणा y का मान आया था 4000, तो यह आ जाएगा 4 चौक 16,000 रुपये। यहाँ रुपए रुपए लिख सकते हैं। ये हमारी जांच चल रही है। क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च हमने कितना लिया था? 3y। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y, 3y रुपये 3y। तो यहाँ पे रुपये 3, y का मान कितना है? 4000। इसको आगे हल करेंगे, 4 दिया 12 और ये 3 जीरो ऊपर के, तो ये आ गया 12,000। अब खर्चों का अनुपात निकालते हैं। अतः खर्चे का अनुपात, तो खर्चे का अनुपात कैसे निकालेंगे? पहले व्यक्ति का मासिक खर्च है 16,000 और दूसरे व्यक्ति का 12,000, इनका अनुपात निकालेंगे। तो इसको हल करते हैं, 16,000 अनुपात मतलब बटे 12,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 दिया 12, कितना आ गया? 4/3। 4/3 का मतलब 4:3। तो देखो हमारा जो आंसर है ना वो एकदम सही है। दोनों के आय का अनुपात बराबर 9:7 आया और खर्चे का अनुपात बराबर 4:3 आया। आप जांच करने के लिए एक और काम करके देख सकते हैं। हमारे जो x और y के मान आए हैं, ये x और y के मान आप समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में रखकर चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड आपस में बराबर आते हैं या नहीं। दोनों साइड अगर आपस में बराबर आते हैं तो भी आपका आंसर सही है। ये अनुपात मुझे आपको दिखाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे जांच इस तरह से की। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ हमने गलती से 9y लिख दिया था, या एक्चुअल में कितना था? 7x था, तो उसके हिसाब से यहाँ आया था 14,000। अब अगला क्वेश्चन है उदाहरण 12, विलोपन विधि का प्रयोग करके। अब यहाँ विलोपन विधि बोला है तो विलोपन विधि ही लगाना है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। दो रैखिक समीकरण हमको दिए हैं, या ये कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म दिया है। अब बोल रहा है युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करना है, तो पहले ये देख लेते हैं कि हल है भी कि नहीं है। अब हल होंगे तो फिर देखेंगे कि सभी संभव हल उसके क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते दिया है, पहला रैखिक समीकरण दिया है आपको 2x + 3y = 8, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है 4x + 6y = 7, समीकरण नंबर 2। अब इसका स्टेप फर्स्ट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, चर x या चर y दोनों में से किसी एक गुणांक को बराबर कर लेंगे। तो किसी भी एक गुणांक को बराबर करके x का गुणांक या 2 है या x का गुणांक 4 है। अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, और पूरे में हम 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ x के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और फिर समीकरण 2 लेंगे। अब x के गुणांकों के चिन्ह समान है तो घटाएंगे, जब चिन्ह समान होते हैं तो हम घटाते हैं। तो समीकरण 1 में पूरे में 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4x प्लस 2 दिया 6y बराबर 2 8 16। इसमें गुणा नहीं करना, ये ऐसे ही आएगा 4x प्लस 6y बराबर 7। इसको हल करेंगे, घटा रहे तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब यहाँ देखो 4x यहाँ पर भी, 4x यहाँ पर भी, चिन्ह समान, चिन्ह अलग अलग है, समान नहीं है, चिन्ह अलग अलग है। अलग अलग चिन्ह है और समान पद है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी वैसी स्थिति है, इसका प्लस का माइनस हो गया तो ये भी चिन्ह अलग अलग है, पद समान है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी क्या आ जाएगा 0, और बराबर 16 में से 7 गए तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 आएगा। तो क्या 0 9 के बराबर होता है क्या? 0 9 के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि यह कथन असत्य है, ये कभी सत्य नहीं हो सकता, यह कथन असत्य है। और जब हम जानते हैं, हमने बेसिक में पढ़ा था, प्रश्नावली 3.4 का जब बेसिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जब दोनों मान आपस में बराबर नहीं आते, कोई चर नहीं बचता है, सिर्फ
अचर बचते हैं, संख्याएं बचती हैं, और जब दोनों आपस में बराबर नहीं आते तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। प्रश्न में बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पढ़ के लगता है कि बहुत सारे हल इसके होना चाहिए, या कम से कम एक हल इसका होगा, लेकिन इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 बराबर 9 ये हो ही नहीं सकता। ये कैसा कथन है? असत्य कथन है। हम लिखेंगे क्योंकि यह कथन असत्य है, इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो इस तरह से उदाहरण 12 हुआ। तो उदाहरण 11 और उदाहरण 12 इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर ली। अब हमारा उदाहरण 13 है। अगर आप उदाहरण 13 को करना चाहो तो कर सकते हो। प्रश्नावली 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आधार बनाकर आप कर सकते हो, या फिर अगले वीडियो में तो हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।